हाँ चलिए ठीक कीजिए, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हाँ सर। ओके, तो चलिए आज से हम नया टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का। तो नया जो टॉपिक है चैप्टर का नाम है, सॉरी टॉपिक का नाम है इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड। हाँ, तो चलिए बताइए मुझे इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब क्या हो सकता है? इंटर इंटर मतलब क्या होता है? आपस में, ठीक है। हैलोजन मतलब हैलोजन जो एटम्स होते हैं वो आपस में ही क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बॉन्ड तैयार कर लेते हैं। दैट वाज दे कॉल्ड एज द इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ वन हैलोजन with other, one halogen with other halogens, okay, then इसको हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कह सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे पास 4 हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एसिड एंड रेडियो एक्टिव होता है, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। अब ये जो चारों हैलोजन होते हैं, ये चारों हैलोजन क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कंपाउंड तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं देखिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या होगा कि फ्लोरीन इंटर हैलोजन, इंटर हैलोजन का मतलब क्या होता है, आपस में या इन बिटवीन, दूसरों के साथ या खुद के साथ। क्या मतलब होता है इंटर हैलोजन का मतलब? खुद के साथ। इंटर का मतलब क्या होगा, खुद के साथ या दूसरों के साथ? खुद के साथ। खुद के साथ। भाई इंटर है वो इंटर हैलोजन, इंटर हैलोजन मतलब फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड तैयार करेगा, फ्लोरीन क्लोरीन के साथ। क्लोरीन क्लोरीन के साथ। फ्लोरीन क्लोरीन के साथ करेगा। फ्लोरीन क्लोरीन के साथ कर सकता है क्या? नहीं। नहीं। अगर क्लोरीन फ्लोरीन के साथ कंबाइन होता था तो आप लोगों को पता है फिर वो F2 बनाता था, और F2 में दोनों F के एटम होते ना, सेम होते, तो उसको हम इंटर हैलोजन नहीं कह सकते। इंटर हैलोजन का मतलब जैसे अगर मैं फ्लोरीन लूंगा तो वो फ्लोरीन क्लोरीन के साथ बॉन्ड तैयार कर सकता है, या ब्रोमीन के साथ करेगा, या फिर आयोडीन के साथ करेगा। समझ में आ रहा है? फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ करेगा क्या इंटर हैलोजन कंपाउंड तैयार? नहीं। नहीं। ओके, क्लोरीन के साथ करेगा क्या? हाँ हाँ। ब्रोमीन के साथ करेगा। आयोडीन के साथ करेगा। करेगा, लाइक दैट वे। ओके डन। तो इन द सेम मैनर ये सारे के सारे जो हाइड्रोजन होते हैं ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कंपाउंड्स तैयार कर सकते हैं। जैसे क्लोरीन रहेगा वो क्लोरीन के साथ तो करेगा, ठीक है। ब्रोमीन और आयोडीन के साथ करेगा, बट खुद के साथ नहीं करेगा। ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन के साथ तो तैयार करेगा, बट ब्रोमीन के साथ तैयार नहीं करेगा, और आयोडीन के साथ तैयार करता है। और आयोडीन जो रहेगा आप लोगों का, वो आयोडीन के साथ नहीं करेगा, बाकी सभी के साथ वो कंपाउंड तैयार कर लेता है। बराबर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने ये आता है कि भाई ये हैलोजन जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो एग्जैक्टली इनके बीच में कौन सा बॉन्ड तैयार होता है? विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू हैलोजन एटम्स? जब वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड तैयार करेगा तो बॉन्ड कौन से होते हैं? देखिए कोई भी पर्टिकुलर एटम होते हैं वो मेनली दो टाइप के बॉन्ड तैयार करते हैं, एक होता है आयोनिक बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, आप लोगों को पता है कि आयनिक बॉन्ड कैसे तैयार होता है? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब या इधर गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से तैयार होता है। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड तैयार होता है बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ये हैलोजन, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ बॉन्ड तैयार कर रहा है, तो ये कौन से टाइप का बॉन्ड तैयार करेगा? आयनिक बॉन्ड, मतलब वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड तैयार करेगा, या फिर कोवैलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करेगा? तो क्या लगता है आप लोगों को, बताइए कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में जो आप लोगों का बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा दोनों के दोनों रहेंगे? टेल मी। कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड रहते हैं, बराबर है। अब ध्यान में जो आयनिक बॉन्ड तैयार होता है ना, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में मेटल के साथ तैयार होते हैं।
मेटल्स जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल्स जो होते हैं नेचर में कैसे होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सिर्फ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं, हम इसको कहेंगे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बराबर है। तो जब मेटल के साथ आप लोगों का हैलोजन तैयार होगा, बॉन्ड तैयार करेगा, तो ये हमेशा आयनिक टाइप का बॉन्ड तैयार करेगा। लेकिन वही अगर हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं जिसमें हैलोजन खुद भी आ जाते हैं, तो नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड तैयार करते टाइम, ठीक है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए वो वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड तैयार करता है। समझ में आ गया आपको ये? समझ में आ गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर क्या होता है नेक्स्ट, आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर मैं हैलोजन लेता हूँ, तो किसी भी हैलोजन के आप लोगों को पता है कि इसमें आप लोगों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच हैलोजन एटम्स, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हैलोजन एटम्स में? 1। अबे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, वैलेंस ही नहीं बोल रहा हूँ मैं। हैलोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो आप लोग? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो हैलोजन का? कहते हो तुम लोग NH2 बराबर है। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं? 7। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएंगी? 1, बराबर है। क्लियर है? बट क्योंकि आप लोग को अच्छे से पता है कि आप लोगों का हैलोजन एटम जो होता है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक भले ही कॉन्फ़िगरेशन NH2 हो, ठीक है, जैसे अगर मैं फ्लोरीन ले लेता हूँ तो फ्लोरीन का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2s2 2p5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद वाले जितने भी आ जाएंगे जैसे फॉर फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइन, अब इनकी खास बात क्या होती है कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप देखिए 3s2 3p5, इसमें आप लोग का आ जाएगा 4s2 4p5 और इसमें आ जाएगा 5s2 5p5। अब इसमें आप लोग देख पाते हो कि फ्लोरीन अगर आपने देखा तो फ्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 है और सेकंड ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही सब ऑर्बिट रह सकते हैं, सल्फर सॉरी एस और टी। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल है आप लोगों का, वो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा क्या फ्लोरीन के केस में? नहीं रहेगा। लेकिन क्लोरीन में देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडाइन, इन तीनों के केस में इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखिए 3 4 और 5 है। और जैसे कि आप लोगों को पता है थर्ड ऑर्बिट तीनों सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है जिसमें एस होता है, पी होता है और एक डी भी होता है, बराबर है। और डी में आप लोग को अच्छे से पता है कि 5 उसमें ऑर्बिट, वो 4 सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है जिसके अंदर एक डी आता है, ठीक है। तो इसमें भी वही डी ऑर्बिट आ जाएगा, 4d ऑर्बिट आ जाएगा और इसमें भी आप लोग का 5d ऑर्बिट आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप लोगों की ये जो ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट? 3d ऑर्बिट या ब्रोमीन का 4d ऑर्बिट या फिर आयोडीन का 5d ऑर्बिट, इन शॉर्ट डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन सबके पास में डी ऑर्बिटल खाली होता है। डी ऑर्बिटल खाली होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, अपने ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन से एस वाले और पी वाले, इनको वो डी ऑर्बिटल में शिफ्ट कर सकता है। लेकिन फ्लोरीन के बारे में अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन अपने ये जो इलेक्ट्रॉन है एस और पी के डी ऑर्बिटल में शिफ्ट नहीं कर सकता। फ्लोरीन की वैलेंसी हमेशा 1 रह सकती है या ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है फ्लोरीन का, ये हमेशा 1 रह सकता है। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 1 के साथ साथ 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बराबर है? हाँ या ना? हाँ। बराबर है, क्योंकि वो अपने क्या कर सकते हैं, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आपके 4s या 5p या 3s या 3p या 5s या 5p के वो शिफ्ट कर सकते हैं अपने डी में। अब उसमें भी क्या होता है कि सारे के सारे शिफ्ट करेंगे क्या? नहीं, वो साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या होता है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ना, तो साइज बढ़ने की वजह से जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज कम होता है।
कम हो जाता है। अब भाई न्यूक्लियर चार्ज अगर कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के वो इजीली रिमूव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? हो पाएंगे। पाएंगे। हो पाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होंगे, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एस और पी के, इन केस ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये अनपेयर हो सकते हैं या नहीं हो सकते वो आप दिमाग लगा सकते हो। जैसे देखिए क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन में आप लोग के अनपेयर्ड हो सकते हैं, बस 3p के ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो सकते हैं। अब देखिए 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसमें से आप लोग को पता है कि 2 पेयर्ड रहेंगे और एक अनपेयर्ड रहेगा। अब जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो यहाँ टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4 3 बराबर है। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 के साथ साथ 3 भी शो करेगा। 1 तो शो करेगा ही क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो एक अनपेयर्ड होता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 शो करेगा। अब ये सेकंड वाला जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अल्टीमेटली अभी टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए। इसका मतलब ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट 3 भी शो करता है। अब ये जो बचा हुआ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको भी वो शिफ्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। कर सकते हैं। कर सकता है, बराबर है, डन। तो अगर इस केस में इसने इसको भी शिफ्ट कर लिया तो ये कितने हो गए टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 5 5, मतलब ये 5 भी शो करता है। अब देखिए ये बात कर रहे हैं हम 3p या फिर 4p, मतलब इन केस ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन। अब 3p और 3p के पहले 3p या 4p के पहले आप लोग के पास 3s और 4s भी आ रहा है जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बराबर है। अब मुझे बताओ जैसे हम लोगों ने 3p और 4p के इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड किया था वैसे हम 3s या 4s भी कर सकते हैं क्या यहाँ पर? वो भी तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ही है ना, तो उसको शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई हम बात करें क्लोरीन और ब्रोमीन की, क्लोरीन और ब्रोमीन की, और फिर हम बात करेंगे आयोडीन की। तो आप देख पा रहे हो क्लोरीन और ब्रोमीन के साइज से कंपैरिजन में आयोडीन का साइज बहुत ही बड़ा है ना? हाँ सर। और आप लोग को मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि साइज अगर आप लोगों का क्या हो जाता है, बढ़ता है, तो क्या होता है बोला था मैंने, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। न्यूक्लियर चार्ज। तो कंसीडर कीजिए ये एस वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ओके। तो बताओ इन एस वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा किसका रहेगा और कम किसका रहेगा? क्लोरीन का ज्यादा रहेगा और आयोडीन का क्लोरीन का ज्यादा रहेगा। अब मुझे बताओ अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव करना या अनपेयर्ड करना आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट होगा। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है 3s या 4s के, इसको आप शिफ्ट कर सकते हो क्या? नहीं नहीं कर सकते हो। मतलब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को +7 दिख सकता है क्या? नहीं नहीं। दिख सकता है। लेकिन अगर आप आयोडीन के बारे में सोचोगे तो आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है हाँ। है ना? तो साइज बड़ा होगा तो क्या हो रहा है वहां पर? न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। और अगर इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कम रहेगा तो उन इलेक्ट्रॉन को हम अनपेयर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। कर पाएंगे। मतलब अगर ये अनपेयर्ड हो गया तो फिर अभी इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 7। मतलब आयोडीन जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा। क्लोरीन और ब्रोमीन कर पाता है क्या +7? नहीं नहीं। क्लोरीन और ब्रोमीन कितने ऑक्सीडेशन स्टेट को कितने पूछा, कौन से नहीं पूछा, कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? 3। कौन कौन से वो? 5 3 1। 5 1 1। अच्छा फ्लोरीन जो है वो कौन सा कितने ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है? 1। फ्लोरीन एक ही करता है। और वो क्या रहेगा, +1 रहेगा या -1 रहेगा? +1। +1। मतलब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा? गेन करेगा। गेन करता है तो फिर +1 आता है या -1 आता है?
-1। -1। -1 आता है, समझ में आ रहा है? क्या आता है? -1 आता है। अब देखिए, जब भी आप कोई भी कंपाउंड लिखते हैं ना, तो कंपाउंड लिखने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? जैसे मुझे अगर सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम क्लोराइड लिखना होता है, तो मैं पहले सोडियम लिखता हूँ, बाद में क्लोराइड लिखता हूँ। मैं पहले क्लोराइड और बाद में सोडियम लिखता हूँ क्या? नहीं। क्यों नहीं लिखते हैं हमेशा? इसका कोई रीजन है, या फिर पहले से जैसे NaCl लिखा जा रहा था तो पहले से NaCl लिखा जा रहा है, या अल्फाबेटिकली Na पहले आता है इसीलिए N पहले आता है इसीलिए वो पहले लिखा जाता है, या और कोई रीजन है? बताइए। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए। एग्जैक्टली। हमेशा ध्यान में रखना कि भाई हम लोग पहले कौन सा एटम या आयन लिखते हैं जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और बाद वाले में कौन सा लिखते हैं जिसके ऊपर निगेटिव वाला पार्ट होता है? ये लिखने का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, पहली चीज। सेकंड चीज, जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है ना, उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ। और जो दूसरा पार्ट होता है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्या कहेंगे उसको हम? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब हैलोजन एटम है, ग्रुप नंबर 70। और आप लोग को पता है कि अगर हम बात इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की करते हैं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर? लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मीनिंग पता है या नहीं पता है? पता है सर। हाँ, तो बताओ ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब? इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है। होती है। मतलब ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स कौन होते हैं पीरियोडिक टेबल में, अगर ग्रुप वाइज बात करेंगे तो? हैलोजेंस। हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। लेकिन अगर इन्हीं हाइड्रोजन को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तीन चारों हाइड्रोजन में भी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? मतलब टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? डिक्रीज। डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब इन चारों एलिमेंट में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती होंगी? फ्लोरीन की। फ्लोरीन की। वेरी गुड। उसके बाद में फ्लोरीन की। फ्लोरीन की। उसके बाद में ब्रोमीन की। उसके बाद में आयोडीन। आयोडीन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो बताओ, जब मैं अगर फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपाउंड बना रहा हूं, तो मैं उसको कैसे लिखूं? FCl लिखूं या ClF लिखूं? FCl। हाँ, FCl। FCl या ClF? FCl। FCl कैसे लिखूंगा? ये तो गलत हो जाएगा ना। देखिए, मैंने क्या बोला, जो पहला एलिमेंट लिखता हूं उसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव मतलब मैंने क्या बोला? पॉजिटिव मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और सेकंड वाला पार्ट में निगेटिव वाला लिखते हैं। निगेटिव मतलब क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो भाई इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा कौन होता है, फ्लोरीन या क्लोरीन? फ्लोरीन। हाँ, तो फिर पहले क्या लिखा जाएगा, फ्लोरीन या क्लोरीन? फ्लोरीन। फ्लोरीन पहले लिखेंगे? क्लोरीन को क्लोरीन। लिखेंगे। क्लोरीन पहले लिखेंगे। तो फार्मूला क्या लिखेंगे हम? FCl लिखेंगे या ClF? ClF। ClF। अच्छा, मुझे बताओ, क्लोरीन और ब्रोमीन का अगर मैं कंपाउंड बना रहा हूँ तो फिर फार्मूला क्या लिखना पड़ेगा मुझे? BrCl। BrC। BrCl। वेरी गुड। ठीक है। अगर मुझे आयोडीन और ब्रोमीन का लिखना होगा तो? IBr। IBr। बराबर है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ हाँ सर। सर। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। डन। अब ध्यान दीजिए कि भाई यहाँ पर जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? कौन कौन से टाइप का मतलब क्या होता है कि जैसे ये ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो सकते हैं, जो कि सिर्फ आयोडीन शो करता है। क्लोरीन और ब्रोमीन 3 ही करते हैं, या तो 1 या तो 3 या तो 5। और फ्लोरीन का तो सवाल ही नहीं होता है। अगर मैं पहला ही ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए,
यहाँ पर हम दो एलिमेंट लिख रहे हैं, दोनों के दोनों हैलोजन है, ठीक है। हैलोजन के लिए सिंबल हम कौन सा लिखते हैं, एक्स, बराबर है हाँ सर। है ना। हाँ, और दूसरा भी हैलोजन है, तो दूसरे भी हैलोजन के लिए हम सिंबल क्या लिखे, एक्स, आया ना, हाँ सर। बराबर है। बट यहाँ पर क्या है, दोनों एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम सेकंड वाले एक्स को एक्स डैश लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, एक्स डैश। हाँ। अब बताओ x और x डैश में फर्क क्या है। फर्क ये है कि x मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन। x का मतलब हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हैलोजन। और x डैश क्या होगा आप लोगों का, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन। ओके, तो हमारे पास हैलोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, जिसमें से F की वैलेंसी हमेशा फिक्स होती है। कितनी होती है F की, 1। 1। F की वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 1 ही हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं नहीं। क्लोरीन की कितनी होती है बोला मैंने, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, 5। 5 3 1 5 3 1, ऐसे 3 हो सकते हैं, बराबर है। डन, 1 3 5। अब कंसीडर कीजिए मुझे फ्लोरीन और क्लोरीन का ये बताना है, लेकिन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 ही ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, 1। तो फिर यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा उसका, ClF। ClF, वेरी गुड। हाँ, अब बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3, अगर इसका कंपाउंड बनाना चाहूंगा तो क्या बनेगा, ClF3। वेरी गुड, क्या बनेगा, ClF3। अब बताओ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं 5 ले रहा हूँ और क्लोरीन का तो 1 ही होता है, तो फिर कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, ClF5। ClF5 ClF5। गॉट इट, समझ में आ रहा है आपको, हाँ। हाँ। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आप लोगों के जो कंपाउंड होंगे, देखिए ये Cl के लिए x लूंगा तो F के लिए क्या लिखना है मुझे, x डैश। Cl के लिए x लिखूंगा तो F के लिए x डैश, बस x डैश कितने, 3 है, x x डैश 5। मतलब आपके टोटल इंटर हैलोजन कंपाउंड कितने टाइप के हो रहे हैं यहाँ पर, 3 टाइप्स। 3 टाइप के। कौन कौन से वो, x x डैश, दूसरा x x डैश 3, तीसरा x x डैश 5, बराबर है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर ओके, लेकिन सेकंड सवाल हमारा ये आता है कि भाई ये जो तीनों कंपाउंड है, ये तीनों कंपाउंड, जैसे यहाँ पर मैंने फ्लोरीन ले लिया, फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन विद फ्लोरीन, ओके। लेकिन अगर मैंने यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपाउंड देखे, ब्रोमीन में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, तो यहाँ पर भी ये पॉसिबल है क्या, या फिर अगर मैं यहाँ आयोडीन ले लिया होता, ठीक है चलो ब्रोमीन ही ले लेता हूँ, तो ब्रोमीन में ये सब पॉसिबल है क्या, ClBr, मतलब देखिए ना, यहाँ पर क्या हो सकता है, 3 कंपाउंड तैयार हो सकता है, बहुत सारे कंपाउंड होंगे ना, जैसे एक एक लिया तो ClBr, सॉरी BrCl होगा, इसका एक और इसका 3 लिया तो क्या होगा, फिर BrCl3 होगा, इसका एक और इसका 5 लिया तो क्या होगा, BrCl5 होगा। आया, हाँ सर। तो यहाँ पांचों के पांचों पॉसिबल हो, तीनों के तीनों पॉसिबल हो सकते हैं क्या, नहीं। नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई वो डिपेंड करते हैं कि वो कितनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए वो सभी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंबाइन कर सकता है, बट क्लोरीन और ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ज्यादा नहीं होती है, इसीलिए ये जब कंपाउंड बनेंगे तो ये अपने सिर्फ पहले ऑक्सीडेशन स्टेट में ही शो करेंगे, 3 या 5 में शो नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आपको, हाँ सर ओके। तो ये चीज होती है, तो यहाँ पर जो है चीजें थोड़ी सी पढ़ लीजिए आप, थोड़ा सा मुझे वापस काम आ गया है, ठीक है, कर लेंगे आप लोग, पढ़ लो एक बार इसको। हाँ सर। ओके, चलिए, थैंक यू।